अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैयद मोहम्मद अली और आज होलोज़ाइक न्यूट्रिशन चैप्टर का हमारा लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हमने 2 टॉपिक्स को डिस्कस करना है, जिसमें रोल ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं और डिसऑर्डर्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। सबसे पहले एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक्सेसरी ग्लैंड्स में आपकी बुक में 3 ग्लैंड्स को डिस्कस किया हुआ है, जिसमें सलेवरी ग्लैंड्स हैं, लिवर है और पेनक्रियाज है। तो सलिवरी ग्लैंड्स को हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, तो उस पर अब हम बात नहीं करेंगे। स्टार्ट करेंगे अपना लिवर से। तो लिवर के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसा कि लिवर इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन और ग्लैंड, यानी कि लिवर से बड़ा ऑर्गन और ग्लैंड हमारी इनर बॉडी में कोई भी प्रेजेंट नहीं है। ये एक जनरल नॉलेज का एमसीक्यूज़ है, जो कि एमडी गेट में भी पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद लिवर जो है, उसकी पोजीशन ये है कि वो अपर एब्डोमिनल कैविटी में जस्ट अबव द डायफ्राम प्रेजेंट होता है। ये मोस्टली राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद लिवर की जो मेम्ब्रेन है, उसको पेरिटोनियम कहते हैं। किडनी की भी मेम्ब्रेन को पेरिटोनियम कहते हैं और लिवर की भी मेम्ब्रेन को पेरिटोनियम कहते हैं। फिर उसके बाद लिवर की मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करते हैं। लिवर जो है वो 4 लोब्स के अंदर डिवाइडेड है, जिनमें राइट लोब, लेफ़्ट लोब और लिवर की पोस्टीरियर साइड पे कॉर्डेट और क्वाड्रेट लोब भी प्रेजेंट है, लेकिन जो ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं वो राइट लोब और लेफ़्ट लोब हैं। और जो लोब्स आपस में कनेक्टेड हैं वो हैं विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। और दूसरा पॉइंट ये है कि लिवर का राइट लोब जो है वो लार्जर इन साइज़ है और लेफ़्ट लोब स्मॉलर इन साइज़ है। तो लेफ़्ट लोब के स्मॉल होने की वजह ये है कि लेफ़्ट साइड पे हार्ट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से लिवर लेफ़्ट साइड पे स्मॉलर है, लेफ़्ट लोब जो है वो स्मॉलर है और राइट लोब जो है वो लार्जर है। और जस्ट बीनीथ द लिवर गॉल ब्लैडर जो है वो प्रेजेंट है। लिवर और गॉल ब्लैडर के दरमियान जो कनेक्शन है वो है विद द हेल्प ऑफ सिस्टिक डक्ट। ये एक ऐसी डक्ट है जो कि बाइल को लिवर में जो फॉर्म होता है बाइल, उसको गॉल ब्लैडर तक पहुंचाती है और गॉल ब्लैडर का काम ये है कि ये बाइल को स्टोर करता है। फिर उसके बाद लिवर की फॉर्मेशन इस तरह से होती है कि लिवर के सेल्स हैं, ठीक है, उनका नाम है हेपेटोसाइट्स। फिर उसके बाद ये डिवाइड होते हैं लोब्यूल्स के अंदर, सही है, और ये जो लोब्यूल्स हैं फिर ये बनाते हैं लोब्स। फिर लोब्स जो हैं 4 लोब्स, इनसे मिलके बनता है लिवर। फिर उसके बाद लिवर को फंक्शन करने के लिए भी ब्लड की ज़रूरत होती है। बॉडी के हर ऑर्गन को फंक्शन करने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है, इस वजह से क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है और ऑर्गन्स जो हैं वो रिस्पायर करते हैं। ब्लड एक ऐसा मीडियम है जिसकी मदद से ऑर्गन्स जो हैं वो एक्टिव रहते हैं। तो लिवर को जो ब्लड मिलता है हार्ट से, वो आता है हेपेटिक आर्टरी से। और जो गंदा खून है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड जो है, वो लिवर से हार्ट तक जाता है विद द हेल्प ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन। यानी कि हार्ट से लिवर हेपेटिक आर्टरी और लिवर से हार्ट हेपेटिक पोर्टल वेन। फिर उसके बाद लिवर का जो मेन फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ बाइल, और बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। फिर उसके बाद कुछ फंक्शंस हैं लिवर के, वो हम डिस्कस करते हैं, जिनमें पहला फंक्शन जो कि मैंने आपको बताया कि ये बाइल की फॉर्मेशन करता है। बाइल के कंपोनेंट्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिए थे। फिर उसके बाद मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करते हैं। मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो लिवर का काम ये है कि अगर बॉडी में ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो लिवर ये करता है कि ये एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करके अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और एट द टाइम ऑफ नीड ये जो एक्सेस ग्लूकोज है, यानी कि जब बॉडी का ग्लूकोज लेवल कम होता है, तो फिर ये जो एक्सेस ग्लूकोज है, लिवर इसको दोबारा ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और इसको ब्लड में रिलीज़ करता है। ये सब काम होता है विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन हार्मोन विच इज़ रिलीज्ड फ्रॉम पेनक्रियास। फिर एक और लिवर के मेटाबॉलिज्म के फंक्शन के बारे में एक और पॉइंट ये है कि लिवर जो है वो अपने अंदर फ़ैट को भी स्टोर करता है
लिवर अपने अंदर फैट को भी स्टोर करता है जो कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। एज यू ऑल नो दैट फैट इज़ द मोस्ट high form of energy in the body. About 9.1 kilojoules of energy is released from 1 gram of fat. फिर उसके बाद ये एक और काम करता है कि ये डीअमाइनेशन करता है अमाइनो एसिड्स की, यानी कि ये अमाइनो एसिड्स में नाइट्रोजनस ग्रुप जो है जो कि, एक मिनट में अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। तो लीवर का काम ये है कि ये अमाइनो ग्रुप को अमाइनो एसिड से रिमूव कर देता है। इसको रिमूव करने की वजह ये है कि बॉडी में जितने भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं वो बॉडी के लिए टॉक्सिक हैं। ये बॉडी के अंदर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से इनको रिमूव करना बॉडी से बेहद ज़रूरी है। तो लीवर का फंक्शन ये है कि ये नाइट्रोजन को अमाइनो एसिड से रिमूव कर देता है और इसको वेस्ट प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो इंक्लूड कर देता है ताकि ये बॉडी से इजेस्ट आउट हो जाए। तो लीवर जो है वो फॉर्मेशन ऑफ फीसेस में भी मदद करता है। मेटाबॉलिज्म के बाद जो हम फंक्शन डिस्कस करेंगे वो है आरबीसीज़ की ब्रेकिंग। जो आरबीसीज़ पुराने हो जाते हैं, आरबीसीज़ यानी कि रेड ब्लड सेल्स, इनकी लाइफ है 120 डेज़ और ये डिस्ट्रॉय होते हैं लिवर के अंदर और स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन जो है इसके अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर उसके बाद लिवर के अंदर होते हैं। तो अभी हम लिवर डिस्कस कर रहे हैं। तो लिवर के अंदर ये जो है ब्रेक डाउन होते हैं। आपने अक्सर बात सुनी होगी कि जिस बंदे का खून नहीं बन रहा तो कहते हैं कि लिवर ख़राब है। उसकी वजह यही है कि लिवर जो है वो पुराने आरबीसीज़ को ख़त्म करता है और न्यू आरबीसीज़ को जो है वो जनरेट करता है, क्योंकि जब तक पुराने आरबीसीज़ जो हैं वो ख़त्म नहीं होंगे तब तक नए आरबीसीज़ कैसे बनेंगे। तो लिवर का एक और फंक्शन है कि ये आरबीसीज़, जिनको एराइथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है लिवर का कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी कि ये हार्मफुल ग्रुप्स जो कि प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर, उनको ये रिमूव करता है। इस फंक्शन को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं और मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर ड्रग्स और अल्कोहल की अगर हम इन पर्टिकुलर बात करें तो ड्रग्स और अल्कोहल को ये डिटॉक्सिफाई करते हैं। इनके अंदर हार्मफुल ग्रुप्स जो प्रेजेंट होते हैं उनको ये रिमूव करवा देता है। और इसके बाद ये हीट प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो लिवर जो है वो, हमारी ऊपर बात हुई कि ये लार्जेस्ट ऑर्गन है पूरी बॉडी का। तो ये अपने अंदर जब ब्लड को जब इसके अंदर ब्लड आएगा तो जब लिवर किस तरह करता है कि लिवर के अंदर काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हो रहे होते हैं जिनमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। और लिवर जो है चूँकि लार्जेस्ट ऑर्गन है पूरी बॉडी का, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। फिर उसके बाद सिंथेसिस की अगर हम बात करें कि लिवर फॉर्म क्या करता है, तो लिवर जो है वो प्रोटीन्स को फॉर्म करता है और मुख्तलिफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को जो है वो प्रोड्यूस करता है। फिर उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं ये क्या हैं। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं ये मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं जिनको कहते हैं फिब्रिनोजिन। ये फिब्रिनोजिन का काम ये है कि ये एक और टाइप्स ऑफ सेल हैं हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के, जिनको प्लेटलेट्स कहते हैं। तो ये प्लेटलेट्स में जाके अटैच हो जाते हैं और प्लेटलेट्स का काम ये है कि ये ब्लड की क्लॉटिंग करवाता है। फिर उसके बाद लास्ट फंक्शन हम लिवर का डिस्कस करते हैं, वो है स्टोर हाउस। यानी कि लिवर मुख्तलिफ़ चीज़ों की स्टोरेज करता है जिनमें विटामिन हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, ये वाटर सॉल्यूबल विटामिन हैं। और फिर उसके बाद आयरन, कॉपर, विटामिन B12 जो कि फ़ैट सॉल्यूबल है, फॉलिक एसिड है। इसके अलावा इन तमाम चीज़ों की स्टोरेज लिवर करता है। इसके अलावा मिनरल्स की भी स्टोरेज करता है लिवर। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं लिवर से रिलेटेड डिजीज़ेस को, जो कि है हेपेटाइटिस और जॉन्डिस। तो सबसे पहली डिज़ीज़ जो है वो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। ये डिज़ीज़ जो है वो मुख्तलिफ़ वायरल इन्फेक्शंस की मदद से होती है और मुख्तलिफ़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। और हेपेटाइटिस जो है ये
इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, जैसे कि आपने सुना होगा हेपेटाइटिस ए, बी एंड सी, और ये एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है। इसके अलावा हेपेटाइटिस जो है ये एक्सेस अल्कोहल की जो है यूजेज की वजह से भी ये कॉज होता है। और इसके अलावा इसके जो सिम्टम्स हैं उनमें एब्डोमिनल पेन है। उसके बाद इसका जो मेजर जो सिम्टम है वो है कि यूरिन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, और स्टूल का कलर भी जो है वो लाइट हो जाता है, जिसको पेल कलर कहते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड डिजीज़ की, जिसको कहते हैं जॉइंडिस। जॉइंडिस के नीचे मैंने लिखा है सिस्टिक डक्ट की ब्लॉकेज है। सिस्टिक डक्ट की ब्लॉकेज, तो इसको ज़रा अब हम समझते हैं। लिवर का काम है कि वो बाइल को फॉर्म करता है। बाइल के अंदर एक पिगमेंट है जो मैंने पढ़ाया था कि बिलीरुबिन है। अगर ये बिलीरुबिन सिस्टिक डक्ट के ब्लॉकेज की वजह से गॉल ब्लैडर के अंदर नहीं जाता और वहाँ पर रुक जाता है, तो ये कॉज करता है जॉन्डिस को। ठीक है। और जॉन्डिस की वजह से बॉडी के अंदर मुख्तलिफ सिम्टम्स होती हैं, जिनमें डिस्कलरेशन ऑफ स्किन है। इसके अलावा इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, यानी कि नज़ला इसमें बहुत ज़्यादा आता है। म्यूकस मेम्ब्रेन बॉडी की जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। जॉन्डिस जो है एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि और पॉसिबल डिजीज़ को भी अराइज कर सकती है, जिसकी वजह से जॉन्डिस को जल्द से जल्द ट्रीट करना जो है, वैसे तो दोनों डिजीज़ को ट्रीट करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लिवर एक मेजर मेटाबॉलिक साइट है बॉडी की। अगर ये डिस्टर्ब रहेगी तो बॉडी अपना मेटाबॉलिज्म सही से परफॉर्म नहीं कर सकती। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट ऑर्गन की तरफ आ जाते हैं, जिसको कहते हैं पेनक्रियास। ये एक लीफ लाइक ऑर्गन है जो कि ड्यूडेनम के ऊपर प्रेजेंट है, और इसके बीच में आप देख रहे होंगे कि ये एक लाइन जा रही है। इस लाइन को कहते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। इसी की मदद से पेनक्रियास अपनी सिक्रीशन जो है वो ड्यूडेनम के अंदर करता है, और पेनक्रियास की सिक्रीशन को पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। पेनक्रियास की अगर हम फंक्शंस की बात करें तो पेनक्रियास के एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन जो हैं दोनों फंक्शन हैं, लेकिन ये चैप्टर जो है वो न्यूट्रिशन से मुताल्लिक है, तो इसमें हम एक्सोक्राइन फंक्शंस ही को डिस्कस करेंगे। और एक्सोक्राइन फंक्शन में पेनक्रियाटिक जूस आ जाता है, जिसकी कॉम्पोजिशन और जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। अब पेनक्रियास के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो पेनक्रियास जो हैं वो मुख्तलिफ लोब्यूल से मिलकर बने हैं। पेनक्रियास जो है मुख्तलिफ लोब्यूल से मिलकर बना है, और इन लोब्यूल्स के अंदर मुख्तलिफ सेल्स हैं जो कि सिक्रीट करते हैं मुख्तलिफ एंजाइम्स को, और इन एंजाइम्स की कलेक्शन को पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। जो हैं अपनी सिक्रीशन को डक्ट के अंदर करते हैं, और ये डक्ट जो है वो ड्यूडेनम में जाके ओपन होती है। फिर उसके बाद पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट अगर मिल जाएं तो फिर इसको कहते हैं हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्प्यूला। ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। फिर उसके बाद आखिरी टॉपिक आ जाता है हमारा, जिसको कहते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। इसमें हम बात करेंगे कि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जितने भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में। तो ये टॉपिक जो है आपने जो है वो अच्छे से सुनना है। डिसऑर्डर जो है वो है अल्सर। अल्सर का कॉज ये है कि ये बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से भी हो सकता है, उस बैक्टीरिया का नाम है एच पाइलोरी, हेलिसोबैक्टर पाइलोरी। और ये इसका जो सबसे मेन कॉज है वो है स्पाइसी फूड्स खाने की वजह से। स्पाइसी फूड खाने की वजह से जो म्यूकस मेम्ब्रेन है अलोंग द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट वो जो है डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से अल्सर की कंडीशन जो है वो अराइज होती है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो अपनी जगह से हट जाती है। इस कंडीशन को अल्सर कहते हैं। वो इस वजह से क्योंकि स्टमक के साथ जो HCl होता है और साथ ही आप उसके साथ जो है स्पाइसी फूड कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये दोनों सिक्रीशन मिलकर अल्ट्रा एसिडिक सिक्रीशन में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन को ये जहाँ से भी गुजरती हैं हटाती हुई चली जाती हैं। ये म्यूकस मेम्ब्रेन जब हटती है तो एक सेंसिटिव स्किन जो है वो उससे ऊपर आ जाती है। फिर उसके बाद जब फूड वहाँ से गुजरता है रेगुलरली, तो उसके बाद ये जो जहाँ से म्यूकस मेम्ब्रेन हटा है तो वहाँ पर एक वाउंड की जैसी सिचुएशन जो है वो अराइज होती है। एक बहुत ही ज़्यादा
जो है वो पेनफुल कंडीशन है अल्सर। और इसके जो सिम्टम्स हैं, इसमें सबसे पहला सिम्टम ज़ाहिर है यही है, एब्डोमिनल पेन है। फिर उसके बाद इसमें वॉमिटिंग है, नोज़िया है। और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो मुख्तलिफ़ प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर हैं, पीपीआई जिसको कहते हैं, वो डॉक्टर्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं, जिनमें नंबर 1 पे एस्केम है, फिर उसके बाद वर्डेक्स है और सो ऑन। इसका जो है वो एक टेम्परेरी इलाज भी है जिसको एंटासिड कहते हैं, वो भी डॉक्टर जो है वो काफ़ी प्रिस्क्राइब करते हैं, वो एक सिरप की फॉर्म में आता है। फिर उसके बाद नंबर 2 पे हैं तो फूड पॉइजनिंग आ जाती है। अगर हम फूड पॉइजनिंग की बात करें तो फूड पॉइजनिंग होती है बैक्टीरिया की एक्टिविटी से मेनली, और उस बैक्टीरिया का नाम है स्टेफाइलोकोक्कस, उसकी क्लास है सॉरी स्टेफाइलोकोक्कस, यानी कि चेन क्लस्टर राउंडेड। फिर उसके बाद ये वायरसेस, पैरासाइट और दूसरे भी मुख्तलिफ माइक्रोबियल एक्टिविटीज़, माइक्रोबियल ऑर्गेनिज़म की वजह से होती है। इसके अलावा ये रॉ मीट खाने से भी होती है। और इसके जो सिम्टम्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन है वॉमिटिंग, फिर उसके बाद डायरिया, एब्डोमिनल पेन, और इसमें बुखार होता है। ये इसका जो है वो कंडीशन है कि इसमें बुखार होता है। फिर उसके बाद इसके जो सिम्टम्स हैं वो 48 आवर्स के बाद जो है वो बॉडी में अपीयर होते हैं। और इसका जो इलाज है वो है मुख्तलिफ़ एंटीबायोटिक्स, क्योंकि ये बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से होता है ज़्यादातर, तो इसका इलाज भी एंटीबायोटिक ही होगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है वो है डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया को अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिफ़ाइन करें तो खाना खाने के बाद जो ब्लोटिंग होती है, यानी कि जो गैसेस हमारी बॉडी में होती हैं, अगर वो हद से ज़्यादा बढ़ जाएं और मुख्तलिफ़ उससे बंदे को डिस्कम्फ़र्ट फ़ील हो, अगर वो बंदा डिस्कम्फ़र्ट फ़ील हो उस ब्लोटिंग की वजह से, और उसको नोज़िया और वॉमिटिंग जैसी सिचुएशन जो है वो होने लगे, तो इसको डिस्पेप्सिया कहते हैं। ये रिलेटेड है ज़्यादातर स्टमक के एसिड से। अगर स्टमक का एसिड जो है वो बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, जिसको हम एसिडिटी कहते हैं, तो ये एसिडिटी जो है वो डिस्पेप्सिया को कॉज करता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट डिज़ीज़ की बात करते हैं, उसको कहते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब जो है वो बॉडी का हद से ज़्यादा फैट होना है, हद से ज़्यादा जो है वो बॉडी जो है फ़ैट को एक्यूमुलेट करे, उसके बाद लाइफ की जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो भी उससे मुतासिर हों। ओबेसिटी को कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा तरीका है कि एक बीएमआई है, एक स्टैंडर्ड है कि बंदे की हाइट के मुताबिक उसका वेट जो है वो एडजस्ट होता है। तो अगर बंदे की हाइट इतनी है, मतलब 5 फुट है, तो उसका वेट इतना होना चाहिए, 6 फुट है तो उसका वेट इतना होना चाहिए। अगर आपकी हाइट के मुताबिक वेट ज़्यादा है तो इसका मतलब आपको भी ओबेसिटी जो है वो डिसऑर्डर है। फिर उसके बाद ओबेसिटी जो है वो मुख्तलिफ़ कॉम्प्लिकेशंस को अराइज़ करती है, जिनमें हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं और मुख्तलिफ़ डाइट प्रॉब्लम्स हैं, और फिज़िकल एक्सर्शन जो है ना ओबेस बंदा नहीं कर सकता। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिज़ीज़ जो है वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा, इसके बाद है, तो इन दोनों को साथ ही डिस्कस करते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। नर्वोसा का मतलब है कि ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और एनोरेक्सिया का मतलब है कि कम खाना। ये डिज़ीज़ है, इसमें मुख्तलिफ़ यंग लोग जो हैं वो डाइटिंग के चक्कर में रहते हैं। अगर हम बात करें तो उस चक्कर में ये लोग कम खाते हैं, और उस कम खाने की वजह से ये माल न्यूट्रिशन का भी शिकार होते हैं, और इस डिज़ीज़ को कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। और इसके बाद है बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा जैसा कि यंग एज के लोगों को होता है, इसी तरह बुलिमिया नर्वोसा उसके उलट है, ये ओल्ड एज के लोगों को होता है। इसमें यह है कि बंदे को कोई कंट्रोल नहीं रहता अपने खाने के ऊपर। वो अपना खाना जो है, अगर उसके सामने कोई अच्छी चीज़ आ जाए तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता और ओवर ईटिंग कर लेता है, जिसकी वजह से उसका मुख्तलिफ़ बीमारियाँ होती हैं, जैसा कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो इस डिज़ीज़ को कहते हैं बुलिमिया नर्वोसा। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम।